ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे इंटरनल मेडिसिन में, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसको हम CVS भी कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो इज द वर्ड यूज फॉर हार्ट, वास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें हम हार्ट और ब्लड वेसल के जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि जब हम हार्ट पढ़ते हैं सो वी शुड नो सम बेसिक फिजियोलॉजी। ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमें कुछ नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, इसी के ऊपर हम फिर डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले याद रखना है हार्ट के बारे में कि इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है? हार्ट से मिलती है। तो पहले के इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू डिवेलप इन द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो लाइफ होती है तो उसमें सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डिवेलप होता है? हार्ट डिवेलप होता है। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू डिवेलप्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, इन embryonic life। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नंबर 3, इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द mediastinum। मतलब इट इज लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन टू लंग्स एंड दैट इज नोन एज द mediastinum। mediastinum वो स्पेस है जो दो लंग्स के दरमियान होता है, और इट इज लोकेटेड, इस तरह दो लंग्स है और उसके बीच में हार्ट पड़ा है। और जो हार्ट है जिस एरिया के अंदर पड़ा है एनाटोमिकली, उसको हम क्या कहते हैं? मेडियास्टिनम कहते हैं। वन इज सुपीरियर मेडियास्टिनम, अनदर इज इंफीरियर मेडियास्टिनम। तो ये इंफीरियर मेडियास्टिनम के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडियास्टिनम इज द वर्ड यूज फॉर दैट एरिया वेयर द हार्ट इज मेनली लोकेटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, इट हैज, इट हैज 4 चेम्बर्स। इसके कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 एंड 4 वाल्व्स। इसके अंदर 4 वाल्व्स होते हैं और 4 चेम्बर्स होते हैं। अब वो हम डिस्कस करेंगे कि उसकी चेम्बर्स कौन से हैं और उसकी वाल्व्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्रा द डायग्राम ऑफ अ सिंपल हार्ट, इस तरह जस्ट एक 4 चेम्बर सिंपल डायग्राम ड्रा करते हैं और इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कौन कौन से चेम्बर्स हैं और कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर वाल्व है। दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, सो दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। हमेशा जो दो ऊपर वाले हैं उनको एट्रियास कहते हैं और नीचे दो को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इस राइट साइड हार्ट के अंदर डीऑक्सी ब्लड होता है और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सी ब्लड होता है। डीऑक्सी ब्लड वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो ज़्यादा होती है, ऑक्सी ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा होती है। एक्चुअली जो राइट एट्रियम है उसको ऊपर से ब्लड लाने वाला जो वेसल है दैट इज सुपीरियर वीना केवा, इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर वीना केवा। और हमारे नीचे वाले पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सी ब्लड इसको देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंफीरियर वीना केवा, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा। तो पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, superior vena cava receive the deoxy blood from the head and neck area and upper limb and they drain into the right atrium। और हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कौन लेता है? inferior vena cava, और वो भी किसको ब्लड देता है? राइट एट्रियम। ये दोनों वेसल जब राइट एट्रियम को खुलते हैं तो दे आर डायरेक्टली ड्रेन विदाउट एनी वाल्व, यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जब यहाँ पे ब्लड आ गई है so this blood is deoxy which are one deoxy। फिर राइट ब्लड विल गिव राइट, कभी भी राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगी। नॉर्मली राइट एट्रियम ब्लड किसको देगी? राइट वेंट्रिकल। बाय द हेल्प ऑफ अ वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और इस वाल्व के जरिए ये वाला ब्लड नीचे आएगी। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस वाल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आप लोग हेडिंग दे दें, दिस वाल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। So right atrium will give blood to right ventricle by the help of which valve? Tricuspid valve। फिर जो राइट वेंट्रिकल है इसमें जब डीऑक्सी ब्लड आ जाए
तो फिर यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड किधर मिलेगी? लंग्स में जाएगी। कहाँ पे? लंग्स में जाएगी। और जो लंग्स है वो डीऑक्सी ब्लड को क्या करेगी? ऑक्सीजनेट करेगी। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल ये है, यहाँ से जो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द वेसल, दे आर कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे क्या चीज़ है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक होता है और वो ट्रंक पे डिवाइड होता है दो में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन अब जस्ट आप लोग सिंपल डायग्राम रखें, दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम इन द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सी ब्लड आ रही है? डीऑक्सी। और वो राइट वेंट्रिकल से ले रही है, किसको दे रही है? लंग्स को दे रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि जब राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देती है तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। पीवी स्टैंड फॉर पल्मोनरी वाल्व। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने वाल्व हमने डिस्कस किए? दो, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, दे प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब जब ब्लड लंग्स को मिल गई तो फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में। एंड दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। ये क्या होती है? पल्मोनरी वेन्स। हमेशा याद रखें एमसीक्यूज के अंदर। अब यहाँ पे दो बातें करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अगर एग्जाम में आ जाए कि पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, दे आर 2 in नंबर। ये कितनी होती है? 2 in नंबर। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड द लेफ्ट लंग, राइट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड द राइट लंग। तो हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरीज वी हैव? 2, बट पल्मोनरी वेन्स आर 4 in नंबर। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स के बारे में याद रखें, दे आर 4 in नंबर। 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग्स। लेफ्ट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन्स आते हैं, राइट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन्स आते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती है, पल्मोनरी वेन 4 होती है। और पल्मोनरी वेन जनाब अपना ब्लड किसको देती है? लेफ्ट एट्रियम। और जब लेफ्ट एट्रियम को ये ब्लड देगी तो यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है, ये डायरेक्टली ओपन होती है। अब ये लेफ्ट एट्रियम के पास कौन सी ब्लड आई है? ऑक्सी के डीऑक्सी? एक्सीलेंट, ऑक्सी ब्लड आई है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जनाब लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगी। किसको जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगी बाय द हेल्प ऑफ वाल्व, दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल्व। इसका नाम क्या है? मेट्रल वाल्व। लोग इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, लेकिन मेडिकली इसको हम मेट्रल वाल्व कहते हैं। कौन सी? मेट्रल वाल्व। द मोस्ट कॉमन valvular heart disease in a young age, that is mitral valve stenosis। ये क्या होता है? mitral valve। we will discuss this। एग्जाम के अंदर जब भी आ जाए कि हार्ट के अंदर वाल्व का इशू है और उसमें एज लेस देन 30 दिया हो, द 90% वाल्व टू बी अफेक्टेड इज mitral valve। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है जब ब्लड किसको मिल जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से एयोर्टा निकली है। क्या चीज निकली है? एयोर्टा। दिस एयोर्टा विल गिव ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगी और ब्लड एयोर्टा को देगी तो यहाँ पे वाल्व का नाम क्या होगा? एयोर्टिक वाल्व, दैट इज कॉल्ड ऑफ एयोर्टिक वाल्व। तो हाउ मेनी वाल्व वी डिस्कस? 4। 2 वाल्व राइट साइड पे होते हैं, 2 वाल्व लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो आप लोग जल्दी रिपीट करें, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल को जाएगी बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वाल्व। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ माइट्रल वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एयोर्टा में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एयोर्टिक वाल्व। ठीक है जी। तो ऊपर 2 चेंबर्स एट्रियाज है और नीचे 2 चेंबर्स वेंट्रिकल है, और इसका मतलब यह है कि इसमें जनाब 4 कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोगों ने इसके बारे में और से याद रखना है। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे और डिजीज की तरफ जाएंगे। ये क्लियर है कि नहीं? इसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी सर्किट। इसको क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी सर्किट। इसमें हार्ट भी है और लंग्स भी है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे इसके अंदर 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वन। 2-3 चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट के बारे में याद रखना है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितना हार्ट ब्लड निकालता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल से जितना ब्लड इजेक्ट होता है इन 1 मिनट। कितने टाइम के अंदर? 1 मिनट। 1 मिनट से मुराद यहाँ पे 60 सेकंड होता है। क्लियर है? दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट।
लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि व्हाट इज मेंट बाय और यहाँ पे लेके इट इज अबाउट, अब यहाँ पे कभी भी हम कोरेक्टली एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अबाउट बताएंगे, तकरीबन कितना होता है 5 लीटर। तो एग्जाम में आता है जिस बंदे का कार्डिक आउटपुट 5 लीटर होता है, इट इज अ साइन ऑफ हेल्दी हार्ट पंपिंग, ठीक है। सो कार्डिक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड निकालता है बॉडी की तरफ उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, एंड दैट इज अबाउट 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, एक क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। एग्जाम के अंदर याद रखना है, अगर हार्ट एक बीट में, किस चीज़ में, एक बीट में जितना ब्लड निकाले तो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो 1 मिनट में एक बीट होता है कि ज़्यादा, शाबाश, ज़्यादा, तकरीबन 72 टाइम हार्ट बीट करता है। तो एक बीट में जितना ब्लड निकलता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लेकिन 1 मिनट में जितना ब्लड निकलता है वो कार्डियक आउटपुट होता है। इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे लिखे इट इज़ ब्लड इजेक्टेड, ब्लड इजेक्टेड, हाँ जी, इन सिंगल बीट, किस चीज़ के अंदर, सिंगल बीट। अब सवाल ये है, जो सिंगल बीट है इसमें याद रखना है, इसमें एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब सवाल ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ जाए, दिस स्ट्रोक वॉल्यूम, इधर यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एनएलई स्टेप 1 एग्जाम, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब इसका मतलब क्या है, अब ये हम डिस्कस करेंगे, गौर से सुने। जब वेंट्रिकल्स को ब्लड आती है, सो वेंट्रिकल रिसीव द ब्लड व्हेन दे आर रिलैक्स, जब वो क्या होते हैं, रिलैक्स में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट की जो फीलिंग है, हार्ट में जो हम ब्लड देंगे तो वो तब होगा जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा। इसलिए जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड आएगी, और जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड निकालेगी। तो इजेक्शन सिस्टोल में होती है और जो फिलिंग है वो डायस्टोल में होती है। ये 2 बातें क्लियर है कि नहीं। अब इधर गौर से देखें, ये दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है, क्या चीज़ है, रिलैक्स है। इसमें दोनों वेंट्रिकल में अगर तकरीबन 140 ml का ब्लड आ जाए, कितना, 140, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड, जिसके बाद मजीद ये दोनों वेंट्रिकल ब्लड नहीं ले सकते। अगर 140 ml के बाद भी आप ब्लड डालेंगे तो वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स हो जाएंगे और वो दोबारा क्या नहीं करेंगे, कंट्रैक्ट। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। याद है कि नहीं। देखे, आप लोग बुक ना भी पढ़ेंगे ना, ये जो तरीके से आप लोग को चीज़ सिखा रहा हूँ, बुक ना पढ़े भी आप लोग की डिजीज क्लियर हो जाती है। एग्जाम में आता है कि विद इन अ फिजियोलॉजिकल लिमिट द वेंट्रिकल शुड बी रिलैक्स इन सच अ वे दैट दे विल रिसीव हाउ मच ब्लड, 140 ml। अब 140 ml के अंदर ब्लड इस दोनों में आ चुकी है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स है कि कंट्रैक्ट है, क्या बात, रिलैक्स है। तो अब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं, क्या कहते हैं, डायस्टोल। अब ये वो वॉल्यूम है, गौर से मेरी बात इधर सुने, ये वो वॉल्यूम है जिस पे वेंट्रिकल अपना रिलैक्सेशन खत्म करेगी कि और बढ़ाएगी, हाँ, खत्म करेगी। आप लोग नहीं समझे इस बात को। 1 मिनट इसको दे के 30 सेकंड, मैं नहीं पढ़ा रहा आगे, 30 सेकंड दे के कि सर ने अभी तक क्या कहा, आप लोग फोकस के साथ सुनेंगे तो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। मैं कहता हूँ जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसको डायस्टोल कहते हैं, और जब वो 140 ml का ब्लड रिसीव करते हैं तो मजीद रिलैक्स नहीं होंगे। अब 140 ml पे वो क्या स्टार्ट करने जाएंगे, तो उसका रिलैक्सेशन खत्म होगी क्या नहीं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड एट विच बोथ वेंट्रिकल एंड देयर सिस्टोल के डायस्टोल, डायस्टोल, इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अब समझ गए क्या नहीं। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो है जिस पे वेंट्रिकल अपना डायस्टोल खत्म करेगी और क्या स्टार्ट करेगी, सिस्टोल। तो अभी तक सिस्टोल स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन स्टार्ट होने वाला है। तो ये वॉल्यूम सिस्टोल से पहले है कि बाद में है, पहले है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कुछ फिजियोलॉजी के अंदर बुक वाले प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री सिस्टोलिक। तो एंड डायस्टोलिक को हम प्री सिस्टोलिक भी कहते हैं। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमेशा याद रखें कितना ml होता है, 140 ml होता है, कितना, 140। एज के साथ साथ, ओबेसिटी के साथ साथ ये 130 भी हो सकता है, 150 भी, लेकिन रेंज जो है 130 से लेके 150 तक है, लेकिन इसका जो एवरेज बनता है वो कितना होता है, 140। चले जी, अब माइनस करेंगे, वेंट्रिकल ने, दोनों ने क्या स्टार्ट किया,
कंट्रैक्शन, वेरी गुड। जब ये जोर से कंट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल सारा का सारा ब्लड बाहर नहीं निकाल सकेंगे, इसका हाफ निकालेंगे, ठीक है, हाफ। तो कितना ml ब्लड निकलेगा? 70 ml। गौर से सुने, कितना? 70। तो जब वेंट्रिकल जोर से कंट्रैक्ट करेंगे इसको सिस्टोल कहते हैं, और जब वो उसको सिस्टोल खत्म होगा तो इसका नाम क्या है? इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्टिल सम ब्लड वेंट्रिकल में है कि नहीं? वो कितना है? 70। अगर 70 निकल चुका है तो 70 तो स्टिल इसमें है ना, तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड सिस्टोल के एंड में रहता है उसका नाम क्या है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वो कितना होगा? 70 ml। अगर हम 140 से 70 माइनस करें तो कितना आएगा? तो एग्जाम में आता है स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी पेशेंट इज हाउ मच ml? 70 ml। दिस वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है नहीं? अब सवाल ये है कि एक बीट में हार्ट कितना ब्लड निकालता है? 70। अब देखें, आते हैं, ये कार्डिक आउटपुट है, ये कितने वक्त में निकालते हैं? 1 मिनट में। और से देखें, कार्डियक आउटपुट जब हम मालूम करते हैं इट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, ठीक है जी, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml, ठीक है, 70 ml। जर्ब करें, हार्ट रेट तकरीबन 72 बीट पर मिनट होता है। कितना होता है? 72। अगर आप 70 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 4900 ml आएगा। कितना? 4900 ml पर बीट पर मिनट। ऐसा है कि नहीं? ये तो ml है ना, एक लीटर में कितने ml होता है? 1000। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो किस पे डिवाइड करेंगे? 1000। तो अगर आप इसको 1000 पे डिवाइड करें तो 4.9 आएंगे कि नहीं? तो 4.9 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लेके इससे ये ml लीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? लीटर। और ये पर सेकंड है कि पर मिनट है? पर मिनट। तो इसका मतलब ये है कि एक हार्ट जब 5 लीटर पर मिनट निकाले तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट कहते हैं। यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट हमने निकाला था 5 लीटर, वो प्रूफ हो गया कि वो किस तरह आता है। तो कार्डियक आउटपुट आपको कल कोई कहे, या आप वार्ड में काम करेंगे या आप हॉस्पिटल जाएंगे और आपको सर कहे कि कार्डियक आउटपुट मालूम करें, तो आप बताएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। क्लियर है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो भी होगा पेशेंट का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट के साथ। अगर पेशेंट को टेकिकार्डिया है तो उसका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होगा, ब्रेडिकार्डिया है तो 60 से कम होगा। चाहे एक्चुअल रेट जो भी है हम उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या निकल आएगा? कार्डियक आउटपुट निकल आएगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट मालूम करने का तरीका क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करने का तरीका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। कभी कभार डेफिनेशन आता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? कार्डियक पैरामीटर्स। तो हार्ट एक बीट में जितना ब्लड निकालता है वो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में जितना ब्लड निकालता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं अपनी कंसेप्ट की तरफ। ये फिजियोलॉजी बेसिक्स आप लोगों को आनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब आप इमेजिन करें इस हार्ट के अंदर कोई इशू है, मसला है, अब पैथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और वो इतना जोर से कंट्रैक्ट ना करे कि वो एक मिनट में कितना ब्लड निकाले? 5 लीटर। तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है। तो आया बॉडी की डिमांड पूरी होगी? नहीं, क्योंकि सर से लेके पांव तक जितने भी आर्गन है वो हार्ट से कितना ब्लड मांग रहे? 5 लीटर। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर पंप इतना ना हो कि वो 5 लीटर निकाल सके तो कैन वी विल फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी? नो, दैट केस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। इसको क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज हार्ट फेलियर, inability to pump the blood by heart which cannot fulfill the demand of the body, that is known as a heart failure। अगर हार्ट काम ही ना करे, हार्ट शट डाउन हो जाए तो कितना ब्लड निकलेगा? 0। मतलब हार्ट फेलियर में 5 लीटर की बजाय या 3 निकलेगा या 4 निकलेगा, फिर भी कुछ ना कुछ ब्लड जा रही है कि नहीं? तो हार्ट फेलियर में हार्ट इज ओवर वर्किंग या अंडर वर्किंग? अंडर वर्किंग, लेकिन ब्लड जा रही है। अगर हार्ट बिल्कुल काम करे, हार्ट बिल्कुल कंट्रैक्ट ही ना करे, उसको हम कहते हैं एसिस्टोल। क्या कहते हैं? एसिस्टोल। ये सिस्टोल खत्म हो गया तो फिर याद रखें ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन खत्म हो जाएगी कि नहीं? द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। जो पल्स है वो एब्सेंट होगा कि नहीं? हार्ट फेलियर में वीक पल्स होता है क्योंकि ब्लड आ रही है लेकिन नॉर्मल से कम आ रही है। और जो दूसरा कंसेप्ट है उसमें ब्लड है ही नहीं, तो उसमें एब्सेंट पल्स होगा कि वीक?
एब्सेंट। अगर एक बंदा मॉल में, खेत में, सड़क पे गिर जाए और आप उसकी पल्स चेक करें और बिल्कुल पल्स आ नहीं रही, एब्सेंट प्लस प्लस अनकॉन्शियसनेस, कितनी बातें? दो। एब्सेंट पल्स प्लस अनकॉन्शियसनेस, हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। सीपीआर का नाम सुने कि नहीं? उसी पेशेंट को हम फिर सीपीआर से जनाब रिससिटेट करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर करते हैं कि थोड़ा बहुत पंपिंग को इम्प्रूव करे और हम ब्लड कोशिश करते हैं कहाँ तक पहुँचाए? ब्रेन तक, और बंदा कॉन्शियसनेस रिगेन कर सके। तो अगर हार्ट जो है पंपिंग कम कर रहा हो वो हार्ट फेलियर है, लेकिन अगर हार्ट पंप ही ना करे तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब इधर और से देखें, लिखना नहीं है, मैं आप लोग को एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप लोग देख और कहे कि यार ये तो सर ने पढ़ाया था, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हिंट्स है वो आप लोगों ने याद करने हैं। एक मरीज है, उसका जनाब माइट्रल वाल्व फॉर एग्जांपल अंदर से यहाँ पे नेरो हो चुका है। अगर किसी भी वाल्व के अंदर नेरोइंग आ जाए, तंग हो जाए, तो उसको स्टीनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीनोसिस। इधर देखें, तो जब ये वाल्व नैरो हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे ज़्यादा आएगी कि कम? कम आएगी। तो लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? और से सुने, और जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड से भर जाएगा और आगे ब्लड नहीं जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड ज़्यादा रही कि कम? कम। तो एयोर्टा में ब्लड क्या जाएगी? कम। तो हार्ट फेलियर है कि नहीं? अब हार्ट फेलियर है, लेकिन ये हार्ट फेलियर किस वाल्व की वजह से हुआ है? माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड? तो अगर माइट्रल वाल्व की वजह से हार्ट फेलियर हो जाए तो उसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर यहाँ पे ये वाल्व बंद हो जाए, ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम से ब्लड नीचे कम जाएगी कि ज्यादा? कम। तो राइट वेंट्रिकल की पंपिंग ज्यादा होगी कि कम? अगर ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से हार्ट फेल हो जाए तो उसको राइट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या क्या? राइट साइड। अब और से सुने, अगर राइट साइड हार्ट फेल हो तो इवेंचुअली जो प्रेशर है वो बैक साइड सुपीरियर वीना केवा और किस पे जाएगी? इंफीरियर वीना केवा। तो पूरी बॉडी पे प्रेशर जाएगी क्या? नहीं। अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो जाए तो इवेंचुअली बैक प्रेशर किस पे जाएगी? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन किस पे प्रेशर लगाएगी? लंग्स। तो जब लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्सेस फ्लूइड अकोमुलेशन की चांसेस है कि नहीं? एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी एडीमा। क्या? पल्मोनरी एडीमा। तो एग्जाम के अंदर आता है पल्मोनरी एडीमा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से होती है कि राइट साइड? आंसर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से होती है। क्लियर है कि नहीं? अगर एक मरीज है, वो पहले से हार्ट का पेशेंट है, उसको 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और आज अस्पताल में लेके आए हैं, किस चीज़ के साथ? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ, चेस्ट पेन के साथ, और आपने एक्सरे की है और इससे पता चला कि पल्मोनरी क्या है? एडीमा है। तो उसका मेन प्रॉब्लम राइट साइड पे है कि लेफ्ट पे? सो द मोस्ट कॉमन आउटकम ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज पल्मोनरी एडीमा। और अगर राइट साइड फेल हो जाए तो पूरे बॉडी पे प्रेशर जाएगी कि नहीं? और पूरे बॉडी पे प्रेशर नीचे आकर एडीमा ऑफ द एब्डोमेन करेगी, दैट इज कॉल्ड एसाइटस। उसको क्या कहते हैं? एसाइटस। तो ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें एडीमा एब्डोमेन की हो जाए तो वो राइट साइड है, और ऐसा एडीमा जिसमें प्रॉब्लम लंग्स में हो जाए तो किस साइड का मसला है? लेफ्ट साइड का मसला होता है। ठीक है जी। अब हेडिंग दे दे हार्ट फेलियर की। अब आते हैं प्रॉपर टॉपिक की तरफ, और जो एमसीक्यूज है उसको हम टैकल करेंगे कि यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों ने किस तरह निकालने हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय हार्ट फेलियर। ये फिजियोलॉजी अगर आप लोगों को समझ में आ गई, आगे फिर एमसीक्यूज पढ़ना बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें हार्ट फेलियर। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि हार्ट फेलियर में हार्ट इज पंपिंग इनसफिशिएंटली, डू नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी। मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, इनसफिशिएंट पंपिंग, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हार्ट जो है इनसफिशिएंट पंप करे, इतना पंप ना करे कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन है। हार्ट फेलियर के मरीज में अगर 10 साल 15 साल तक वो बंदा थोड़ा बहुत केयर करे वो जिंदा रह सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट वाले बंदे को अगर आप इमरजेंसी में ना देखे तो उससे इंसान एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि उसमें तो पंपिंग स्टॉप होती है और इसमें स्टिल क्या हो रही है? पंपिंग हो रही है, लेकिन नॉर्मल से क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले तो लेके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, यहाँ पे लेके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, और यहाँ पे लिखता है राइट साइड हार्ट फेलियर। दोनों में फ़र्क देखना है और एमसीक्यूज के लिए दोनों में पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट इज कॉल्ड राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है जी। जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है इसकी अगर हम लेके कि व्हाट आर दी काजेस,
कि काजेस क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। कौन सा? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर एक बंदा है उसका बीपी कंट्रोल से बाहर है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अगर हाइपरटेंसिव मरीज में हार्ट फेलियर हो जाए, हमेशा एग्जाम में याद रखे वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। कौन सा? लेफ्ट साइड। इधर और से देखे, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि इंक्रीज प्रेशर, और एयोर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा है कि कम? ज्यादा। और से सुने, अगर हाइपरटेंशन मरीज में एयोर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर को ओवर कम करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना है कि कम? ज्यादा काम करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है तो मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल को काम कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना है नहीं तो ये आसानी से ब्लड आगे देगा। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू वर्क मोर और लेस? मोर। तो इट हैज टू पंप मोर। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ज्यादा करेगा तो अपने मसल सेल की साइज को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के मरीज में लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा कि कम? तो एग्जाम में आता है, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट दैट अकर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन? दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और जब मसल वर्क करते रहेंगे और या यहाँ पे आप प्रेशर कम नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा कि यहाँ के मसल थक जाएंगे, फटीग में जाएंगे, तो दोबारा कंट्रैक्ट तो नहीं होंगे। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इस प्रेशर के खिलाफ सालों साल तक कंट्रैक्ट करता रहे और मरीज अपना बीपी कम ना करे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल थक जाएगा, वो इस प्रेशर के खिलाफ मजीद काम नहीं करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना पंप नहीं करेगा कि वो आगे ब्लड दे दे और बॉडी की डिमांड को पूरी करे। तो हाइपरटेंशन में ज्यादा जोर लेफ्ट वेंट्रिकल पे लगता है कि राइट वेंट्रिकल? लेफ्ट, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है? एयोर्टा। और हाइपरटेंशन में प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होता है? एयोर्टा के अंदर। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इनिशियली लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड देन लीड्स टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 आप लोगों ने याद रखना है, लोग कहते हैं ना यार गांव में या जो आम लोग होते हैं कि यार अपना बीपी कंट्रोल करे वरना आपको हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी कंट्रोल करे आपका हार्ट फेल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन कैन कॉज हार्ट फेलियर एंड दैट शुड बी लेफ्ट साइडेड। नंबर 2 लेके माइट्रल स्टीनोसिस। कौन सा कंडीशन? माइट्रल स्टीनोसिस। अगर माइट्रल वाल्व के अंदर नेरो है, ये वाल्व अगर अंदर से बंद है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इधर ज्यादा नहीं आएगा, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा क्या? नहीं। नंबर 2 यहाँ पे लेके एयोर्टिक स्टीनोसिस। विच वन? एयोर्टिक स्टीनोसिस। एयोर्टिक वाल्व अगर नेरो हो जाए तो आप लोगों को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आगे ब्लड कम देगा कि ज्यादा? कम देगा। तो अगर इसको इतना ब्लड ना मिले कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी करें तो उससे भी जनाब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। अब आते हैं जनाब काजेज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। चले जी, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टार MCQ लिख रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और ये हमने फेस किया है एनएलई के अंदर कि मोस्ट कॉमन काज बताए, शाबाश, मोस्ट कॉमन काज इज राइट साइड जिसका फेल है, जिस पेशेंट का राइट साइड काम नहीं कर रहा उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? ये आप लोग जाकर किसी भी डॉक्टर से देखे, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बताए, दे विल बी वेरी हैप्पी कि जिस बंदे का राइट साइड काम नहीं करता तो उसमें 90% चांस है कि उसका लेफ्ट साइड भी काम नहीं करता। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। वो क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड फेलियर से लेफ्ट साइड पे असर नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट साइड फेलियर की वजह से राइट साइड फेल हो सकता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन काज क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब इधर गौर से देखें, अब अगर मसला यहाँ पे है तो सबसे पहले आप लोग बताएं, मसला यहाँ पे है तो पहले प्रेशर किस पे जाएगी? लंग्स पे। तो पल्मोनरी एडिमा होगी क्या? नहीं। और जब लंग्स पानी से भर जाएंगे तो आया ये लंग्स पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ले सकेंगे? नो। तो बैक साइड पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होगी? पल्मोनरी। अब इस हाई प्रेशर के खिलाफ किस वेंट्रिकल ने ज्यादा काम करना है? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और जब राइट वेंट्रिकल इतना ज्यादा काम करेगा कि वो प्रेशर कम ना हो तो राइट साइड फेल हो सकता है कि नहीं? तो जिसका लेफ्ट साइड के अंदर इशू है वो बैक प्रेशर पे जाकर किस साइड को फेल सकता है? राइट साइड को। तो ये पॉइंट इस क्लास से सीखे, राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन काज क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। दिस वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस हो सकती है कि नहीं? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। दूसरा एनीवन? पल्मोनरी स्टीनोसिस। कौन सा? पल्मोनरी स्टीनोसिस।
पल्मोनरी वाल नैरो हो सकता है कि नहीं। और चौथा लेके स्टार करे कार्पल्मोनेल, कौन सा, कार्पल्मोनेल। ये नाम कितने लोगों ने सुना है? व्हाट इज मेंट बाय कार्पल्मोनेल? अगर किसी ने डिफाइन कर दिया आई विल बी हैप्पी। व्हाट इज मेंट बाय कार्पल्मोनेल? हाँ जी, एनीवन कैन ट्राई टू डिफाइन इट। शाबाश। ओके, नेक्स्ट, सेम। और हाँ, डोमिनल, हाँ, ओके, नेक्स्ट, शाबाश, वेरी गुड। देखे, गौर से सुने, जब भी कोई इसके बारे में पूछे कि व्हाट इज कार्पल्मोनेल, या किसी मरीज के आप डायग्नोज में लिखते हैं कि द पेशेंट इज डायग्नोज फॉर कार्पल्मोनेल, इसका मतलब यह है अगर किसी मरीज का प्रॉब्लम इनिशियली प्राइमरीली कहाँ पे था, लंग्स में, ये लंग्स की वस्कुलेचर में था, पल्मोनरी आर्टरी वेसल में था। तो इफ द प्रॉब्लम प्राइमरीली लाइज इन पल्मोनरी आर्टरी आर इन द लंग्स, और इस प्रॉब्लम की वजह से बैक एंड पे जाकर कौन सा साइड फेल हो जाए, राइट साइड, उसको हम कार्पल्मोनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार। तो इफ द पल्मोनरी प्रॉब्लम, इफ द लंग प्रॉब्लम डिवेलप राइट साइड हार्ट फेलियर, दैट इज कॉल्ड ऑफ कार्पल्मोनेल। एग्जाम में आता है, सीओपीडी का नाम सुना है कि नहीं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, वो लंग्स का मसला है कि नहीं। सीओपीडी के मरीज में अगर राइट साइड फेल हो जाए तो फिर ये क्या है, कार्पल्मोनेल। निमोनिया का नाम सुना है, निमोनिया में अगर राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाए, कार्पल्मोनेल है। अगर सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के अंदर लंग प्रॉब्लम होता है, अगर इन लंग की वजह से कौन सा साइड फेल हो जाए, राइट साइड, तो उसको हम कार्पल्मोनेल कहते हैं। इधर गौर से देखें, अगर माइट्रल वाल नैरो है, माइट्रल स्टीनोसिस, तो हार्ट का मसला है कि लंग्स का, हार्ट का। गौर से सुने, तो इस माइट्रल स्टीनोसिस में इनिशियली लंग खराब होंगे कि नहीं, फिर इस लंग के मसले से कौन सा साइड खराब होगा। तो अगर किसी का प्राइमरीली मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट साइड से, फिर नो प्रॉब्लम उसमें लंग इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन प्राइमरी इशू कहाँ से है, लेफ्ट साइड, तो उसको कार्पल्मोनेल नहीं कहते। कार्पल्मोनेल के लिए शर्त यह है कि प्राइमरी इशू कहाँ से स्टार्ट होगी, लंग से या पल्मोनरी आर्टरी से, और वो जाकर राइट साइड को खराब करे तो उसको हम कार्पल्मोनेल कहते हैं। ठीक है जी। तो किसी भी लंग डिजीज की वजह से हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, चाहे इन्फेक्टिव डिजीज हो, किसी भी लंग डिजीज, लेकिन शर्त यह है कि काज शुड बी पल्मोनरी, नॉट कार्डियक काज। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एग्जाम क्वेश्चन, क्लिनिकल फीचर्स लेके। अगर किसी का लेफ्ट साइड हार्ट फेल है, शाबाश, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड ज्यादा जाएगी कि कम, कम जाएगी, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम, तो लेकर डेजीनस, क्या होगी, डेजीनस, पेशेंट डेवलप वर्टिगो। ब्लड सप्लाई टू द मसल क्या होगी, कम, तो मसल वीकनेस, मसल फटीगेबिलिटी, मसल फटीगेबिलिटी, मसल फटीगेबिलिटी। फिर कार्डिक आउटपुट कम है कि ज़्यादा, कम है, तो बीपी क्या होगी, कम, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। पल्स स्ट्रांग होगी कि वीक, वीक पल्सेस, वीक पल्सेस। ये तो जनाब मेन पॉइंट है। लेकिन इसके साथ अगर ये साइड फेल हो जाए तो फिर बैक प्रेशर किस पे जाएगी, लंग्स पे। तो लंग्स में जब पानी भर जाए तो छाती में दर्द होगा कि नहीं, तो चेस्ट पेन, पेशेंट क्या फील करेगा, चेस्ट पेन। नंबर 2, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी कि नहीं, दैट इज कॉल्ड डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्पनिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को कफ होगी कि नहीं, पेशेंट पे कांसी लगेगी, दैट इज कफ। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन और से सुने, जब आप उसकी लंग्स को अस्कुल्टेट करते हैं, अस्कल्टेशन पे याद रखें देयर इज क्रैकल साउंड, कौन सी साउंड, क्रैकल्स। एग्जाम के अंदर ये आता है क्रैकल्स। अगर एग्जामिनर क्रैकल्स ना बताए तो वो बताए क्रेपिटेशन, कौन सी साउंड, क्रेपिटेशन। अगर वो क्रेपिटेशन ना बताए तो वो बताएगा RALES, राल्स, इसको क्या कहते हैं, रेल्स। तो एग्जाम के अंदर याद रखे, एक मरीज है उसको पहले से हार्ट का मसला था 3 साल से 4 साल से, और वो इमरजेंसी में लाया गया, एब्रप्टली एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टिकेपनिया, और उसकी पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन क्या है, कम है, और अस्कल्टेशन में हमें कौन से साउंड सुनने को मिले, क्रैकल्स या क्रेपिटेशन। तो समझ जाइए कि लेफ्ट साइड का मसला किस पे चला गया है, लंग्स पे, एंड दिस इज द साइन ऑफ पल्मोनरी एडीमा, कि पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एडीमा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर जो पानी है, एडीमा है, ये खुद हुआ है या लंग की वजह से, सॉरी हार्ट की वजह से। अगर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से लंग्स में एडीमा हो जाए
تو اس کو ہم کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا پرابلم ان دا ہارٹ بٹ ایونچولی ریزلٹ گوز آن دا لنگس, دیٹ از کالڈ کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما. ویری ویری امپورٹنٹ ون. تو یہاں پہ ایگزام کے اندر آپ لوگ کو کیا پوچھے گا؟ دو چیزیں. آپ لوگ مجھے اب آنسر کریں. A 45-year-old patient, previously a known case of uncontrolled hypertension, came to the clinic with complaint of weak pulses, weak muscle excitation and dizziness. You check his BP and that was very low. An echo shows decreased ejection fraction. The patient diagnosed for left side heart failure and you gave the medicine and you just tell the patient to go back and take care of yourself. But the same patient after 2 days brought by their family member to the emergency unit with complaint of sudden onset chest pain, shortness of breath, tachypnea, dyspnea and auscultation there is arousal. What is the most likely diagnosis? ہاں جی, موسٹ لائک ڈائگنوز کیا ہو گیا؟ شاباش, کیا ہو گیا موسٹ لائکلی ڈائگنوزس؟ پلمونری ایڈیما. میں کہتا ہوں ہارٹ کا پیشنٹ تھا, انکنٹرول ہائپر ٹینشن کا مریض تھا. انکنٹرول ہائپر ٹینشن کی وجہ سے اس کا کون سا سائڈ فیل ہو گیا؟ لیفٹ سائڈ. اور پھر اس کو چھاتی کا درد, سانس لینے میں دشواری, یہ ساری چیزیں آ گئی. اور آپ نے اسکلٹیشن پہ چیک کیا کہ آپ کو رالز یا کریپٹس کے ساؤنڈ آ رہے. رالز اور کریپٹس کا مطلب دیر از excess fluid in the lungs. That is a sign of pulmonary edema. یا تو ایگزامینر پوچھے گا کہ ڈائگنوز بتائیں, تو ڈائگنوز کیا ہوگا؟ کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما. یا سر بتائے گا ان ایمرجنسی یو آر ہاؤس آفیسر, یو آر ٹرینی میڈیکل آفیسر, ٹی ایم او جو بھی وہ بتائے. تو وٹ یو ول ڈو ان دا فرسٹ اسٹیپ, پہلے اسٹیپ میں ابھی کیا کرو گے؟ تو ڈرگ آف دا چوائس پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ڈرگ آف دا چوائس. تو آپ ایسا ڈرگ دیں گے جس کے ذریعے ہم ایکسس فلوئڈ کہاں سے ڈرین کریں؟ لنگ سے. تو ہم ڈائیوریٹکس دیتے ہیں. کیا؟ ڈائیوریٹکس. اور ہم نے پڑھا تھا لوپ ڈائیوریٹک از دا آنسر, دیٹ از فیوروسیمائڈ. کون سا ڈرگ؟ فیوروسیمائڈ. تو ایگزام میں آتا ہے فیوروسیمائڈ. فیوروسیمائڈ از دا ڈرگ, دیٹ از دا ڈرگ آف چوائس فار پلمونری ایڈیما. ٹھیک ہے جی. مسل فٹیگیبلٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بلڈ سپلائی مسل کو کم ملے گی تو آپ آسانی سے تھک جاتے ہیں. تو ہارٹ فیلئر کے مریض میں جب بھی چھاتی کے مسئلے آ جائے تو اس کو لیفٹ سائڈ کی وجہ سے پلمونری کیا ہوا ہے؟ ایڈیما. اور ڈرگ آف چوائس فار پلمونری ایڈیما دیٹ از فیوروسیمائڈ, دیٹ از لوپ ڈائیوریٹک. یہ کم ٹائم میں ایکسس فلوئڈ کو لنگ سے باہر نکالے گی. ٹھیک ہے جی. دس از ایگزام کوشچن. یس, مین کہ پرابلم ان دا ہارٹ. اب آتے ہیں اس کنڈیشن کی طرف. اس میں لکھے واٹ از دا کلینکل فیچر. آپ لوگ بتائیں, اگر رائٹ سائڈ کے اندر مسئلہ ہو جائے تو پھر بیک پریشر کس وین پہ جائے گی؟ سپیریئر وینا کیوا. اور اس سپیریئر وینا کیوا سے بیک پریشر ایک وین پہ جاتی ہے یہاں پہ, جس کا نام ہے انٹرنل جوگولر وین. کون سا؟ انٹرنل. تو یہاں پہ اس وین میں پریشر زیادہ ہوگی کہ کم؟ زیادہ. تو لے کے ریز جے بی پی, ریز جوگولر وینس پریشر. کیا ہوگی؟ ریز جوگولر وینس پریشر. اور آپ لوگ جب اس پیشنٹ کی نیک میں دیکھیں گے تو اس وین کو آپ فیل کریں گے. یہاں پہ یہ وین اتنا بڑا سا ہوگا کہ جوگولر وین کے اندر پریشر کیا ہوا ہے؟ زیادہ. اب انفیریئر وینا کیوا پہ پریشر زیادہ ہوگی کہ نہیں؟ تو جب یہ پریشر نیچے ایبڈومن پہ آئے گی تو ایبڈومن کی ایڈیما ہوگی کہ نہیں؟ دیٹ از اسائٹس. ایڈیما آف دا ایبڈومن از کالڈ اسائٹس. اور دوسری بات, یہ بیک پریشر جب آئے گا تو انفیریئر وینا کیوا سپلینک وین اور ہیپیٹک وین سے بلڈ لیتی ہے. تو اگر اس پہ خود پریشر زیادہ ہے تو سپلینک وین سے بلڈ لے گی؟ نو. تو ایکسس بلڈ پھر اس وین میں آئے گی یا سپلین میں رہے گی؟ سپلین میں. ایکسس بلڈ اس میں آئے گی یا لیور میں رہے گی؟ لیور. تو لیور اور سپلین کا سائز بڑھے گا. ہیپیٹو سپلینومیگیلی, اس میں کیا ہوتی ہے؟ ہیپیٹو سپلینومیگیلی. یہ تین باتیں غور سے سنیں. اف اے پیشنٹ کیم ٹو یو ان دا کلینک, یاد رکھے, اور اس کے تین باتیں ہیں. اے پیشنٹ ہیونگ ریز جے بی پی, ascites and hepatosplenomegaly. These are the 3 points that you people should know for right side heart failure. لیکن اگر ایک پیشنٹ پہلے سے دل کا مریض ہے اور اس کو لنگس کا پرابلم آ جائے تو وہ لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلئر ہے. اور اگر ایک پیشنٹ پہلے سے ہارٹ کا ہے اور اس کو ریز جے بی پی, ہیپیٹوسپلینومیگیلی, اسائٹس آ جائے تو اس کو رائٹ سائڈ کا پرابلم ہے. کون سا؟ رائٹ سائڈ کا پرابلم ہے. اب یہ جو پرابلم ہے رائٹ سائڈ, اس کی ٹریٹمنٹ لے کے, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1, اس میں ہم تائزائڈ ڈائیوریٹکس دیتے ہیں. کون سا؟ تائزائڈ ڈائیوریٹک. اس کا ویکر ڈائیوریٹک. اور ایک اور ڈائیوریٹک دیتے ہیں دیٹ از اسپائرونولیکٹون. کون سا؟ اسپائرونولیکٹون. اس کو ہم کہتے ہیں ایلڈوسٹیرون اینٹاگونسٹ یا پوٹاشیم اسپیرنگ ڈائیوریٹک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اور پھر اس کے بعد ہم انڈرلائن کاز کو معلوم کرتے ہیں کہ اس بندے کو جو پرابلم ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. تو جب تک آپ کاز کو معلوم نہیں کریں گے تو آپ پیشنٹ کو پراپر ڈیل نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے دونوں کا، یہ کنفرمیٹری ٹریٹمنٹ ہے کہ سمٹومیٹک ہے؟ یہ سمٹومیٹک ریلیف کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اگر اس کا مسئلہ انکنٹرول ہائپر ٹینشن تھا تو اس میں ہم پھر ڈرگ دیں گے. اے سی ای انہیبیٹر کا نام سنا ہے، دیٹ از فار ایگزامپل کیپٹوپریل. کون سا ڈرگ دیتے ہیں؟ کیپٹوپریل. اور اس طرح ڈرگ دیتے ہیں تاکہ اس کا بی پی کم ہو. جب تک بلڈ پریشر کم نہیں ہوگی تو پرابلم ریزالو نہیں ہوگا. اگر اس کا والو کا ایشو نکلا، ایکو کارڈیوگراف کر دیا اور اس میں والو کا مسئلہ ہے تو والو ریپلیسمنٹ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ والو ریپلیسمنٹ. تو ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ بعد میں آتی ہے، لیکن پہلے ہم ٹریٹ کریں گے کہ پیشنٹ اسٹیبل ہو جائے، پیشنٹ ریلیکس ہو جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از کالڈ ٹیمپرری ریلیف. اس کو ہم کہتے ہیں سمٹومیٹک ریلیف. کون سا؟ سمٹومیٹک ریلیف. تو یہ جناب مین پوائنٹس ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے، ویری ویری کامنلی آسکڈ ایگزام کوشچنس. ٹھیک ہے جی. کیا اوکے، بیک پریشر جائے گا انفیریور وینا کیوا پہ، اور انفیریور وینا کیوا جہاں جہاں سے بلڈ نیچے سے لا رہے اس پہ بھی پریشر جائے گا. ان میں سے ایک ہیپیٹک وین ہے اور ایک سپلینک وین ہے. تو جب یہ وین آگے خود بلڈ نہیں دے گا تو یہ سپلینک وین ہیپیٹک وین سے نہیں لے گا. تو ہیپیٹک وین سپلینک وین جہاں سے بلڈ لاتے تو اس پہ بیک پریشر جائے گا تو لیور سائز بھی بڑھے گا اور سپلین سائز بھی بڑھے گا. اور لیور کو جب ہم دیکھتے ہیں ایگزام میں آتا ہے، اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نٹ میگ لیور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نٹ میگ لیور. تو جب بھی ایگزام کے اندر آ جائے کہ ہیپیٹو میگیلی ہے اور نٹ میگ لیور ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہیپیٹو میگیلی رائٹ سائڈ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے؟ رائٹ سائڈ ہارٹ فیلئر. ہاں جی. کڈنی فیلئر. اوکے، جب پیشنٹ میں ہائپر ٹینشن ہو اور ہارٹ فیلئر ہو اور ساتھ میں ہم نیفروپیتھی، کڈنی فیلئر میں ہم اے سی انہیبیٹر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے سی. اس میں بھی ہم یہ ڈرگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کڈنی فیلئر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکیوٹ انجری ہے کہ کرونک انجری ہے. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلومیرولر ڈیزیز ہے یا ٹیوبولر ڈیزیز ہے، کیونکہ انہیں تو ٹیوبول پہ کام کرنا ہے، لوپ آف ہینلے پہ کام کرنا ہے، ڈی سی ٹی پہ کام کرنا ہے. اگر گلومیرولائی کا مسئلہ ہے، گلومیرولونیفرائٹس ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو اسٹل ٹیوبولر ورکنگ، پھر یہ ڈرگ کام کریں گے. لیکن جب کڈنی بائیلیٹرلی دونوں سائڈ کی رینل فیلئر ہو اور اس میں جی ایف آر 15 سے بھی کم ہو جائے تو پھر یہ ڈرگ انفیکٹو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اسٹل ایف رینل فیلئر از دیئر وی کین یوز دس ڈرگ، وی کین ٹرائی دس ڈرگ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ایس سی انہیبیٹر بھی دیتے ہیں. ڈائبیٹک نیفروپیتھی، ہائپرٹینسو نیفروپیتھی، اس میں ڈرگ آف دا چوائس اے سی انہیبیٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیکسٹ کنسپٹ کی طرف جاتے ہیں، امپورٹنٹ ون. آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں تو یہ چیزیں سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اگر ہارٹ فیلئر ہے اور اس میں لنگس کا ایشو آ جائے تو لیفٹ سائڈ کا ایشو ہے، پلمونری ایڈیما ہے، فیوروسیمائڈ دیتے ہیں. اگر رائٹ سائڈ کا مسئلہ ہے اور اس میں کیا ہو جائے، شاباش، تین چیزیں، ریج جے بی پی، ہیپیٹوسپلینومیگیلی اینڈ ایسائٹس، تو رائٹ سائڈ ہارٹ فیلئر ہے. اگر لنگس کے پرابلم سے رائٹ سائڈ فیل ہو جائے تو اس کو کار پلمونیل کہتے ہیں. کیا؟ کار پلمونیل. اب ایم ڈی ایم ایس والوں کے لیے، وناری ون والوں کے لیے ایک کلینکل سینیریو میں لکھنے جا رہا ہوں، ویری ویری پاپولرلی آسکڈ ان ایگزام. پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ اس کا ڈائگنوز بتا سکے دیٹ ول بی گریٹ، ورنہ پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو آپ لوگوں نے ایگزام میں کیسے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھیں a 48-year-old obese patient brought to the emergency department on 10th day of MI, myocardial infarction, that is called MI, heart attack, myocardial infarction. ٹھیک ہے. with semi-consciousness, weak pulses and drowsy. On examination, the JBP was raised, auscultation shows the word is, ایگزام میں یہ ورڈ آئے گا muffled heart sound. کون سا؟ muffled heart sound
and BP 90/70 millimeter of mercury, most likely diagnosis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हाँ, ओके, हाँ, इन्फाक्शन, ठीक है, MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल सेल डेथ को कहते हैं। एक्सीलेंट, ही डायग्नोज वेरी करेक्टली। तीन चीज़ें इसमें याद रखें, हमेशा एग्जाम में याद रखना है कि अगर तीन चीज़ें पेशेंट पे आ जाए, इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग इज कॉल्ड ट्राइएड। इसको क्या कहते हैं? ट्राइएड। ट्राई का मतलब होते हैं थ्री। हमेशा पेशेंट में जब कितनी बातें आ जाए? तीन। और से सुने, पेशेंट में हमेशा इस कंडीशन के अंदर होगी जेबीपी, रेस जेबीपी। जब आप उसकी चेस्ट को अस्कल्टेट करते हैं तो हार्ट साउंड एबनॉर्मल होंगे, दैट इज कॉल्ड मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है। यहाँ पे जो क्रैकल्स या क्रिपिटेशन की हमने बात की है, ये लंग साउंड है। क्या है? लंग्स, क्योंकि एडिमा कहाँ की हुई है? लंग्स। लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी बात हो रही है? हार्ट साउंड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड को हम मफल हार्ट साउंड कहते हैं। और आखिर में लेके यहाँ पे बीपी ज़्यादा है कि कम है? कम है। हाइपोटेंशन, कौन सी? हाइपोटेंशन। तो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? थ्री। फिर से रिपीट करें शाबाश, कौन कौन सी चीज़ें? रेज जेबीपी, मफल्ड हार्ट साउंड एंड हाइपोटेंशन। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए, चाहे एमआई पहले हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये तीन चीज़ें पेशेंट पे आ जाए, इसको हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। दैट इज नोन एज अ कार्डियक टेम्पोनाट। ये एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, और आप लोग अगर फिर प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज बैंक में इसका क्वेश्चन आता है। दैट इज नोन एज कार्डियक टेम्पोनाट। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कार्डियक टेम्पोनाट का मतलब क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, लेकिन तीन बातें गौर से सुने। और ये तीन बातें कार्डियक टेम्पोनाट में जिस बंदे ने फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम की थी, उस कार्डियोलॉजिस्ट का नाम था बेक्स, BECK। उसका नाम क्या था? बेक्स। इसलिए एग्जाम के अंदर याद रखे, आज तक कार्डियोलॉजिस्ट इसको हम बेक्स ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेक्स ट्राइएड। तो कभी कभार एग्जाम में इस तरह आता है, बेक्स ट्राइएड इज क्लासिकली सीन विच कंडीशन? कार्डियक टेम्पोनाट। तो बेक्स ट्राइएड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेज जेबीपी, मफल हार्ट साउंड एंड हाइपोटेंशन। ठीक है जी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखें, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि इसमें होता क्या है। कार्डियक टेम्पोनाट की जो रीज़न है वो अभी तक एग्जैक्टली अननोन है, लेकिन कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर होता क्या है, हार्ट के बाहर एक्सेस फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है। हार्ट इज एनक्लोज इन पेरिकार्डियल कैविटी। विच कैविटी? पेरिकार्डियल। excess accumulation of fluid in a pericardial cavity which compress the heart from outside. This condition is called cardiac tamponade. इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल इधर देखें, दिस इज द हार्ट, ठीक है। हाउ मेनी चेम्बर्स? 4 चेम्बर्स। इधर गौर से देखें, दिस इज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो हार्ट है इस तरह केविटी के अंदर पड़ा है, इस केविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। विच कैविटी? पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर है? पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसमें होता क्या है, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड की वजह से हार्ट आसानी से रिलैक्स भी होता है, कंट्रैक्ट भी होता है। तो दोज फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन दिस कैविटी, दे डिक्रीज द फ्रैक्शन एंड अलो लुब्रिकेशन। ये क्या प्रिवेंट करती है? फ्रैक्शन। और तकरीबन इस फ्लूइड की जो मकदार है वो 15 से लेकर 30 ml तक होती है। कितना? 15 से 30। और से सुने, कभी कभार कुछ लोगों में, यहाँ पे कौन सा वाल्व था? माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी एंड एयोर्टिक वाल्व। क्लियर है? हमेशा याद रखें, जब वाल्व ओपन होता है, वाल्व ओपन होता है तो देयर विल बी नो साउंड, लेकिन जब वाल्व बंद होता है तो देयर विल बी साउंड। ये अलग एमसीक्यूज क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर कि हार्ट के जो साउंड है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश, क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। किस वजह से? क्लोजिंग। नेवर एवर ओपनिंग ऑफ द वाल्व। अगर ओपनिंग ऑफ द वाल्व से साउंड आ जाए, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिकल। वो क्या होगी? पैथोलॉजिकल। दरवाजा आप खोलते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए, दरवाजा बंद करेंगे तो फिर आवाज आनी चाहिए। क्लियर है? सो क्लोजिंग ऑफ द वाल्व की वजह से नॉर्मली क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड और ये माइट्रल। तो माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं इकट्ठे तो उससे S1 हार्ट साउंड आता है, साउंड नंबर 1, दैट इज कॉल्ड लूब। ये नाम सुना है कि नहीं? लेकिन ये कौन सा हार्ट शाबाश वाल्व है? अयोर्टिक वाल्व और कौन सी? पल्मोनरी। इन दोनों की क्लोजर से S2 हार्ट साउंड आता है। तो क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ एयोर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व
produce S2 heart sound. We heard this sound as a loop and that is as a dope, loop dope. इस तरह heart sound हमें सुनने को मिलती है. S3 S4 पैथोलॉजिकल होते हैं. क्या? S3 S4 पैथोलॉजिकल. लेकिन जो S3 है वो कुछ कंडीशन में फिजियोलॉजिकल भी है, लाइक एक्सरसाइज के दौरान, बच्चों के दौरान, फीवर. इन कंडीशन के अंदर S3 में भी फिजियोलॉजिकल, लेकिन S4 इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल. वो क्या होता है? पैथोलॉजिकल. एक MCQs में लिख के देता हूँ, हार्ट साउंड से भी आता है. ठीक है, तो हमेशा लोग गलती करते हैं कि हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? क्लोजर ऑफ वाल्व की वजह से. अब इधर गौर से देखें, कार्डियक टेम्पोनार्ड के अंदर, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है. किस चीज़ की? एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. लेकिन इसके लिए शर्त यह है विद इन हाँ जी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लूइड इसमें आ जाती है. तो जब आप बाहर फ्लूइड बढ़ाएंगे, इधर गौर से सुने, फ्लूइड आप बाहर जनाब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस फ्लूइड की वजह से हार्ट पे प्रेशर लगेगी कि नहीं? हाँ जी. फ्लूइड पानी आप बढ़ाएंगे तो हार्ट को अंदर से प्रेशराइज करेगी कि नहीं? तो हार्ट के वेंट्रिकल छोटे हो जाएंगे कि बड़े? छोटे. इट इज कॉल्ड कार्डियक कोलैप्स. इसको क्या कहते हैं? कार्डियक कोलैप्स. गौर से सुने, तो जब बहुत सारा फ्लूइड दोनों वेंट्रिकल को कंप्रेस करेगी तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व आराम से होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि हार्ट नॉर्मल होगा तो क्लोजिंग ओपनिंग होगी. अब आपने हार्ट को ऐसे किया, स्क्वीज किया है, तो अपना ओपनिंग क्लोजिंग कर सकेगी? नो. तो हार्ट साउंड नॉर्मल होंगे कि एबनॉर्मल? दैट इज मफल्ड हार्ट साउंड. नंबर 1 पॉइंट. हार्ट के अंदर जब बाहर पानी है, पानी ने हार्ट को प्रेस किया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की डायमीटर ज़्यादा है कि कम? तो ब्लड आना कम होगा कि ज़्यादा? तो ब्लड इजेक्शन क्या होगी? कम. तो BP भी कम. तो हाइपोटेंशन विल बी देयर. क्या होगी? हाइपोटेंशन. हार्ट साउंड भी खराब है, हाइपोटेंशन. तो जब राइट वेंट्रिकल छोटा हुआ है, ये राइट एट्रियम से ब्लड ले सकेगा? नहीं. तो राइट एट्रियम बैक प्रेशर सुपियर बिना केवा पे लगाएगी और वो इंटरनल जुगुलर वेन. तो JVP रेज आर नॉट. तो रेज JVP, हाइपोटेंशन एंड मफल हार्ट साउंड ये तब होंगे जब हार्ट के बाहर एक्सेस क्या हो? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड. क्लियर है? और याद रखना है, अगर एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, अगर ये बंदा इमरजेंसी में नहीं आया है, बंदा है आम रूटीन चेकअप के लिए, और वो कह रहे हैं कि आजकल मेरा BP उठ नहीं रहा, बहुत कम है, लो पे लो जा रहे, जितना पानी पियो, मैं मशरूबात पियो, शरबत पियो, मेरा BP ऊपर नहीं जा रहा, नमक भी ले रहा हूँ, मेरा BP नहीं जा रहा, और मुझे थोड़ी सी थकावट अब ज़्यादा होने लगी है, और ये मसला उसके साथ 6-7 महीने से हो के आ रहा है, 1 साल से हो के आ रहा है. तो यहाँ पे एक्सेस फ्लूइड की अक्यूमुलेशन अगर हो जाए, लेकिन एब्रप्टली नहीं, कौन सी? स्लोली. क्या हो जाए? स्लोली. तो पेशेंट रूटीन एग्जाम में आएगा कि इमरजेंसी में? रूटीन में आएगा, OPD में आएगा. तो ऐसा कंडीशन जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मिले एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन किस कैविटी में? पेरिकार्डियल. बट दैट इज वेरी प्रोग्रेसिवली एंड स्लोली. उस डिजीज का नाम है पेरिकार्डियल इफ्यूजन. उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन. लेकिन अगर ये फ्लूइड कम टाइम में ज़्यादा आ जाए और पेशेंट को इमरजेंसी में लाए विद सडन ऑनसेट सिम्टम, तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनार्ड कहते हैं. तो कार्डियक टेम्पोनार्ड और पेरिकार्डियल इफ्यूजन दोनों में फ़र्क यह है कि दोनों में एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन होती है. वन इज एब्रप्ट ऑनसेट, अनदर इज स्लो ऑनसेट. क्लियर है? तो यहाँ पे स्लोली अगर फ्लूइड बढ़ जाए ना, तो उस डिजीज़ का नाम है पेरिकार्डियल इफ्यूजन. उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन. जिस तरह लंग्स के बाहर अगर फ्लूइड आ जाए, देखिए लंग्स में अगर फ्लूइड आ जाए तो पल्मोनरी क्या है? एडीमा. लेकिन अगर लंग्स से बाहर कैविटी में फ्लूइड आ जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन. क्योंकि जो लंग्स है वो प्लूरल कैविटी में है, वो प्लूरल इफ्यूजन है, और हार्ट से बाहर फ्लूइड क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन है. लेकिन ये फ्लूइड अगर ज़्यादा आ जाए कम टाइम में तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनार्ड कहते हैं. तो विच वन इज इमरजेंसी? कार्डियक टेम्पोनार्ड. क्योंकि ये हार्ट को प्रेस करके रखेंगे, और अगर हार्ट प्रेस हो जाए ज़्यादा टाइम के लिए तो ब्लड इजेक्शन क्या होगी? कम. और वो ब्लड इतनी नहीं होगी कि किसकी डिमांड पूरी करे? ब्रेन. द पेशेंट में एक्सपायर, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है. क्लियर है कि नहीं? इसलिए ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इसमें कम होगी कि ज़्यादा? कम. एंड दैट कैन कॉज स्ट्रोक. वो क्या करा सकती है? स्ट्रोक करा सकती है. इसलिए इसका लेके जनाब ट्रीटमेंट, इसकी जो ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट, TOC स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. इस पेशेंट को ड्रग देंगे या यहाँ पे नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड निकालेंगे? नीडल. जिस बंदे का यहाँ पे फ्लूइड है ना कैविटी में,
तो डॉक्टर इसका एक्सरे करके यहाँ पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल डाल के उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और फिर चेस्ट ट्यूब उसके साथ ड्रेन करके रखते हैं। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियोसिंथेसिस। क्या? पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो टेकिंग एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी अराउंड द हार्ट, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसिंथेसिस। इट शुड बी डन बाय द एक्सपीरियंस डॉक्टर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो पेरिकार्डियोसिंथेसिस करता है। अगर हम एक्सेस फ्लूइड हार्ट के बाहर निकालेंगे तो हार्ट पे पेरिकार्डियोसिंथेसिस, टेकिंग एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू पेरिकार्डियल कैविटी। अगर आप इससे फ्लूइड बाहर निकालेंगे तो हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा, तो प्रॉब्लम कम होगी, द पेशेंट विल क्विकली रिजॉल्व। तो 3 बातें गौर से सुने, यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। एग्जाम के अंदर 2 चीज़ें MCQs में आते हैं, ये नोट करें शाबाश। क्या अगर एग्जाम में आ जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर, हाँ जी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI स्टैंड फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद इन, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गौर से देखे, विद इन 24 आवर। अभी एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया और उस बंदे को डॉक्टर ने ड्रग स्टार्ट की है और उसको 6-7 घंटे के बाद कहा कि अभी आप स्टेबल है, घर जाए, या वो अस्पताल में पड़ा है, लेकिन हार्ट अटैक आने के 24 घंटे में उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई और हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो गई। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर MI विद इन 24 आवर, दैट इज कॉल्ड कार्डियक एरिथमियास। वो क्या होती है? कार्डियक एरिथमियास। एरिथमियास के अंदर हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाती है और जो हार्ट है वो इस तरह फ्लिकरिंग जो है वो इस तरह वाइब्रेट करना शुरू करती है। इसी तरह हार्ट इस तरह पल्पिटेशन में जाता है। हार्ट अगर रिलैक्स करेगा तो कंट्रैक्ट करेगा, अगर हार्ट सिर्फ इस तरह होता रहे तो कंट्रैक्शन ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? कम है। तो फिलिंग क्या है? कम है। तो जब ब्लड फिल नहीं होगा तो निकालेगा क्या? तो एरिथमियास कैन कॉज डेथ इन द पेशेंट। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द पेशेंट आफ्टर MI विद इन 24 आवर, जहन में रखे कार्डियक एरिथमियास। क्या होती है? कार्डियक। अब एरिथमियास एट्रिया से भी निकल सकती है और एरिथमियास वेंट्रिकल से भी निकल सकती है। पंपिंग चैम्बर एट्रियास है कि वेंट्रिकल? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि द मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर MI इन अ पेशेंट दैट शुड बी विद इन 24 आवर, वेंट्रिकुलर एरिथमियास। वो क्या होती है? वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ये एग्जाम में आता है। अनदर क्वेश्चन लेके, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर MI between 7 to 14 days। एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहा, तीसरे दिन घर चला गया, लेकिन 10वें दिन या 11वें दिन पे पता चला कि वो वॉशरूम में गिरकर मतलब उसको जनाब कॉम्प्लिकेशन हो गई। ये क्वेश्चन बार बार आता है। हार्ट अटैक का 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा और 2 हफ्ते से कम, तो बिटवीन 1 and 2 वीक्स, 7 डेज से ज़्यादा, 14 डेज से कम। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI दैट इज कार्डियक टेम्पोनार्ड। वो क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनार्ड। यहाँ पे लेके एग्जाम के अंदर आता है कार्डियक टेम्पोनार्ड। और ये क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने एग्जाम्स होते हैं इसका पैटर्न इस तरह आता है कि एक बंदा था, उसको MI हुआ और वो हॉस्पिटल से 3rd डे या 4th डे पे घर आया और 8वें दिन पे या 10वें दिन पे वो वॉशरूम चला गया और वॉशरूम में गिर गया। तो लोकल डॉक्टर आया, उसका BP चेक किया, वो बहुत कम था, और फिर जब उसको कार्डियोलॉजी यूनिट में लाया तो उसका JVP क्या था? रेस, और उसकी अस्कल्टेशन पे मफल हार्ट साउंड थे। तो मफल हार्ट साउंड, रेस JVP एंड हाइपोटेंशन जब भी MI के बाद 7 और 14 दिन के दरमियान में आ जाए तो ये कौन सा ट्राइएड है? बेक ट्राइएड, एंड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज कार्डियक टेम्पोनार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। और लास्ट में लेके ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI आफ्टर 2 वीक्स। कितने हफ्ते के बाद? 2 वीक्स, मतलब 14 दिन गुजरने के बाद। एग्जाम में आएगा कि MI के 3 वीक्स के बाद, MI के 4 वीक्स के बाद,
एम आई के अंदर 20 डेज के बाद, इसका मतलब यह है कि इस पर टाइम कितने से ज़्यादा गुजर चुका होगा, 2 वीक से ज़्यादा, 14 डेज से ज़्यादा गुजर चुका होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज इज कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम। चलिए जी, एनी वन कैन हार्ड अबाउट दिस नेम बिफोर, ड्रेसलर सिंड्रोम, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? क्या बात, ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? बिना किताब दे के बगैर आप उसका करेक्टली कैसे डिफिनीशन कर सकते हैं? कोई बंदा बाहर बाजार में पूछे कि यार डॉक्टर साहब ड्रेसलर सिंड्रोम कल पढ़ा था, ये क्या चीज़ है, या ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? सबसे पहले आपने बताना है इट इज़ अ पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन। ये क्या है, पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन। ये एम आई के बाद कॉम्प्लिकेशन है दैट इज यूजुअली सीन इन अ पेशेंट आफ्टर 2 वीक्स। कितने हफ्ते के बाद? 2 वीक्स के बाद। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आपने उसको ये बताना है कि इट इज ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। ये क्या होता है, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। हार्ट का जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। कौन सा? पेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। एम आई के बाद इंसान एक बहुत बड़े हादसे को गुजर चुका है, उसका हार्ट में सेल डेड हो चुके हैं, तो उस डेड सेल के खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी कि नहीं? कुछ लोगों में 2 हफ्ते के बाद जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी साइटोकाइन रिलीज करती है कि वो हार्ट का जो बाहर वाला लेयर है पेरिकार्डियम, उसके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर अपने इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा बाहर वाला लेयर खराब हो जाए तो उसको ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। कौन सा? ऑटो इम्यून। और जब अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसके बाद? एम आई के बाद। कितने हफ्तों के बाद? 2 वीक्स। तो ऐसे ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस को हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है? ड्रेसलर। एक पेशेंट आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब उसको छाती में दर्द है। यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, कुछ चीज़ें इंसान सोच कर जहन से फिर कहते यार सर ने ये बात बताई थी। मेरी बात गौर से सुने तो आप लोग इसको आसानी से एग्जाम में मतलब थोड़ा सा आराम से उसको जाकर हल कर सकते हैं। एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटेड विद एक्यूट चेस्ट पेन, किसके साथ? चेस्ट पेन, एंड दैट पेन इज बिकमिंग लो व्हेन द पेशेंट इज बेंडिंग फॉरवर्ड। आगे झुकने से उसकी पेन इंटेंसिटी कम होती है और बैकवर्ड जाने से पेन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। 2 बातें, एक होती है रिलीविंग फैक्टर और एक होती है एग्रावेटिंग फैक्टर। वो चीज़ जो पेन इंटेंसिटी बढ़ाए वो क्या है? एग्रावेटिंग है, और जो पेन इंटेंसिटी कम करे वो रिलीविंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा चेस्ट पेन जो एब्रप्ट ऑनसेट सीवियर हो, शार्प चेस्ट पेन हो। कौन सा? शार्प। आगे बेंड होने से कम हो रहा हो, पीछे जाने से ज़्यादा, इवन डीप सांस लेने से भी बढ़ रहा हो। तो डीप इंस्पायरेशन और बेंडिंग बैकवर्ड से बढ़ रहा हो, आगे फॉरवर्ड होने से कम हो रहा हो। थिंक अबाउट पेरिकार्डाइटिस। वो क्या है? पेरिकार्डाइटिस कि हार्ट का जो बाहर वाला लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। सो ऐसा चेस्ट पेन जो लीनिंग फॉरवर्ड से कम हो रहा हो और बेंडिंग बैकवर्ड से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। ऐसा चेस्ट पेन, अब गौर से सुने, कि मतलब मैं आगे झुकूँ तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, पीछे जाओ तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, इवन डीप इंस्पायरेशन से भी, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। ऐसा शार्प चेस्ट पेन कि मैं कोई भी मेथड करूँ, चाहे लेटरल जाऊँ, चाहे आगे जाऊँ, चाहे पीछे जाऊँ, पेन इंटेंसिटी कम ना हो, सेम एज इट इज रहे। मतलब ऐसा चेस्ट पेन कि किसी काम से रिलीव ना करे, दैट इज मायोकार्डाइटिस। वो क्या होता है? मायोकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस की जो पेन है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मायोकार्डाइटिस की पेन कांस्टेंट होती है। किस चीज़ की? मायोकार्डाइटिस। ऐसा चेस्ट पेन जो शार्प ना हो, इसको कहते हैं हैवीनेस ऑफ द पेन। इंसान कहता है जिस तरह मेरे सीने पे बोझ है, बोझ है, किस तरह किसी ने बोझ रखा है, हैवीनेस। वो कहते हैं कि मेरा दिल डूब रहा है। डूब रहा है का मतलब सिंकिंग ऑफ द हार्ट का मतलब कि किसी ने बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने पे रख लिया है। दर्द नहीं है, उसको हैवीनेस है, और वो पेन उसकी लेफ्ट जाँ में जा रही है और लेफ्ट आर्म में जा रही है। दैट इज मे बी एंजाइना और इट मे बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्लियर है? एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऐसा चेस्ट पेन जो शार्प है, छाती से निकले, लेकिन बंदा कहे कि यार ये पेन अभी 2 मिनट पहले इधर था सेंटर में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पेन ने मेरे यहाँ पे पकड़ लिया। द पेन विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट बट रेडिएट टुवर्ड द बैक साइड ऑफ द चेस्ट, दैट इज मोस्ट लाइकली आयोटिक डायसेक्शन। वो क्या होता है? आयोटिक डायसेक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो देखें आप लोग, अब रिपीट करें, मुझे पता चलेगा कितने लोग समझ गए। ऐसा चेस्ट पेन जो आगे बेंड होने से कम हो और पीछे जाने से ज़्यादा हो, दैट इज पेरिकार्डाइटिस। वेरी गुड।
और ईसीजी पे या अस्कल्टेशन पे फ्रैक्शन रब्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्रैक्शन रब्स। ऐसा पेन, चेस्ट पेन जो किसी भी मेनूअर से कम ना हो, वो क्या है? मायोकार्डाइटिस। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा चेस्ट पेन जो रेडिएट करे लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट जा में, लेफ्ट शोल्डर, या इंजाइना है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, अगर उसका कार्डियक मार्कर भी रेज है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी भी रेज है, तो एम आई है। अगर वो रेज नहीं है तो फिर इंजाइना है। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट, ऐसा चेस्ट पेन जो यहाँ से निकले और वो रेडिएट करे बैक साइड पे, दैट इज एयोर्टिक डायसेक्शन। ये बात है, क्लियर हुए? ऐसा चेस्ट पेन जो थोड़ा सा नीचे हो, एपिगैस्ट्रिक एरिया में हो। कौन सा? एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन है और पेशेंट को कांसी पे कांसी आ रही है, लोअर लोब नमूनिया। क्या हो सकता है? लोअर लोब नमूनिया। इस एरिया को कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। कौन सा? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और वो ऊपर जा रहे राइट शोल्डर पे। किधर? राइट शोल्डर। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन गोज टू राइट शोल्डर, कोलिसिस्टैटिस। कौन सा? कोलिसिस्टैटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टैटिस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और पेन किधर जा रहे? लेफ्ट शोल्डर, अपर लेफ्ट शोल्डर, स्प्लीनिक रप्चर। क्या होता है? स्प्लीनिक रप्चर। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन गोज टू द राइट शोल्डर, दैट इज कोलिसिस्टैटिस। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन गोज टू लेफ्ट शोल्डर, स्प्लीनिक रप्चर। ये कौन सा पेन है? एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक पेन है लेकिन साथ में पेशेंट को हार्ट बर्निंग है, दैट इज GERD। वो क्या है? GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, GERD। ये कौन सा एरिया है? एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक पेन है और किधर जा रहे? बैक। साथ में वोमिटिंग है, वोमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू दी बैक साइड, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। क्या हो सकता है? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो देखिए, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन किधर जा रहा था? राइट शोल्डर, कोलिसिस्टैटिस। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन लेफ्ट शोल्डर में जा रहे, स्प्लीनिक रप्चर। एपिगैस्ट्रिक पेन विद हार्ट बर्न, दैट इज GERD, गैस्ट्राइटिस। एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक साइड, नोज एंड वोमिटिंग, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। कौन सा? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और फिर नीचे पेरा अम्बिलिकल पेन, राइट इलियक फोसा में जा रहे, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। वो क्या होता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं ना, ये हम आगे लिखेंगे, लेकिन ये आप लोग के माइंड में बिठाना चाहता हूँ, यही हैंड्स वो देते हैं। एक मरीज है, और से सुने आप लोग के लिए, उसका एज 60 प्लस है। कितना? 60 प्लस है, आप लोग बताए। और उसको माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन है। कौन सा? बट रेडिएट टू द बैक साइड। कहाँ पे जा रहे? रेडिएट टू द बैक साइड जा रहे, लेकिन उस पेशेंट की वेट लॉस है। क्या है? और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ड्यूडिनम के साथ पेंक्रियाज है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है और ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आता है, ऐसा है कि नहीं? अगर यहाँ पे कोई मांस है तो ये इस ड्यूडिनम को ब्लॉक कर सकता है कि नहीं? और जब ये ब्लॉक होगा तो कॉमन बाइल डक्ट भी ब्लॉक होगा, तो फिर आगे जो बिलिरुबिन है वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। एज 60 प्लस होगा, उसको जनाब एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। कहाँ पे जा रहा होगा? बैक साइड पे। गौर से सुने, बैक साइड पे। तीन बातें मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ। एपिगैस्ट्रिक पेन इन एनी एज, दैट इज acute and sharp, followed by severe vomiting, and serum amylase and lipase is high more than 3 times their normal level। मेरी बात समझ गए? सीरम अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम कहाँ से आ रहे? पेंक्रियाज। अगर उसका नॉर्मल लिमिट 10 है और वो मरीज में 30 आ जाए, तो अपने नॉर्मल से कितनी टाइम ज़्यादा है? 3 टाइम, दैट इज acute पेंक्रियाटाइटिस। वो क्या है? acute पेंक्रियाटाइटिस। मरीज को एपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएट टू द, लेकिन ये उसको 4-5 दफ़ा हुआ है, दैट इज माइल्ड पेन। सीरम अमाइलेज लाइपेज माइल्डली इंक्रीज, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो नहीं है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। वो क्या है? क्रोनिक। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में सीवियर पेन होता है और अमाइलेज लाइपेज 3 टाइम ज़्यादा बढ़ते हैं। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस बार बार होता है, माइल्ड पेन होता है, अमाइलेज लाइपेज माइल्डली इंक्रीज होता है। समझ रहे कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट का एज अब 60 से ऊपर है। कितना? 60 से। उसको भी एपिगैस्ट्रिक पेन किधर जा रहे? बैक साइड। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई, चाहे एक्यूट है, क्रोनिक है, जो भी है, एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू दी, ऑलवेज थिंक अबाउट पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम। कौन सा? पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम।
इट शुड बी रेडिएट टू द बैक साइड। क्लियर है? तो अब बैक साइड पे चला गया, एज कितना है 60 से ज्यादा, वेट क्या है लास्ट है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस है, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, ये कैंसर है। द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ पेंक्रियाज अराइज फ्रॉम द हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड दैट विल ब्लॉक द ड्यूडिनम। जब ड्यूडिनम ब्लॉक होगा तो अब्जॉर्प्शन फूड की होगी नहीं होगी, मेल एब्जॉर्प्शन कैन कॉज वेट लॉस, और बिलिरुबिन आगे नहीं जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस होगा। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस। और ये कॉमन बाइल डक्ट है कि नहीं है? इस कॉमन बाइल डक्ट से एक एंजाइम आता है ALP, अल्कलाइन फास्फेटेज, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम के अंदर आता है कि ऐसा एजेड बंदा जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो, पीछे जा रही हो, लेकिन उसका वेट लॉस हो और साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस हो, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये चार देखे, चेस्ट वाले और एब्डोमेन, ये कार्डियोवास्कुलर के साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पेन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन पैटर्न जो है आज मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को एक लिस्ट बना के भेजूंगा, और फिर अपने साथ नोट कर ले। सर जितने भी मैंने बताया है वो आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह यहाँ से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अभी ब्रेक करें 10 मिनट, फिर नेक्स्ट